Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 3, New Centers of Powers. This is the fourth video of this chapter. In the previous videos, we have done the topic EU, ASEAN, and the last video we completed the topic SAARC. In this video, we will study about the fourth regional organization, which is the new topic added this year only, BRICS. BRICS is what? Brazil, Russia, India, China and South Africa. बेटा this topic is important because newly added है syllabus में, तो CBSE may ask questions over this. और हम बेटा अगर आपने CBSE का जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस अगर आपने वो ध्यान से देखा है, तो हमें ब्रिक्स के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए गए हैं बाय CBSE, तो हम उन पॉइंट्स को सेंटर में रख के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. Let's start this. The term BRICS refers to BRICS एक ग्रुप ऑफ नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका. बेटा पहले जो ग्रुप ऑफ नेशंस थे उसके लिए हम लोग पहले BRIC वर्ड यूज़ करते थे. इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, जिसके बाद इसको हम ब्रिक्स वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं. और जो साउथ अफ्रीका है वो 2009 की मीटिंग से ब्रिक्स के मेंबरशिप अटेन कर चुके हैं. द टर्म BRICS refers to Brazil, Russia, India, China and South Africa respectively. BRIC was founded in 2006 in Russia. रशिया में स्टार्ट किया गया. ब्रिक्स टर्न हुआ किसके इंक्लूड होने से? साउथ अफ्रीका के इंक्लूड होने से. और साउथ अफ्रीका ने सबसे पहली जो मीटिंग ज्वाइन की वो ज्वाइन की 2009 में. नेक्स्ट इज द की ऑब्जेक्टिव. हम लोग बेटा हमेशा याद रखते हैं, और हमने कई जो इससे पहले जो हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, जब हम लोग EU की बात करते हैं, या फिर हम लोग जब आसियान की बात करते हैं, या फिर हम लोग जब SAARC की बात करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में जो हम लोगों ने देखा, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली क्यों बनाई गई हैं? ताकि रीजनल लेवल पर या फिर जो भी इनके मेंबर नेशंस हैं वो स्पेसिफिकली या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या है? अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, और धीरे धीरे करके वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं कि भैया हमने साथ मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है तो हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जैसे कि आसियान, जो कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, तो पर जो मेजर ऑब्जेक्टिव है या फिर जो एक मेन एम के साथ स्टार्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, हमारे पास बेटा अब तक जितने भी हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, चाहे मैं EU की बात करती हूँ, चाहे मैं आसियान की बात करती हूँ, या फिर मैं SAARC की बात करती हूँ, तो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक सिमिलैरिटी देखी है. वो क्या कि ये सभी नेशंस लोकेशन को जब हम लोग ध्यान देते हैं तो लोकेशन के टाइम पीरियड पर ये बहुत आसपास हैं, यानी कि जो नेशंस हैं बहुत नियरली हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी एक रीजन में आते हैं, जैसे कि यूरोप में है, या फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है. ये यहाँ पर जब हम लोग बाकी नियर बाय नेशंस की जब हम लोग बात करते हैं, सारे के सारे नेशंस बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा पास है. पर जब हम लोग बात करते हैं बेटा ब्रिक्स की, तो ये चीज़ ब्रिक्स में देखने को नहीं मिलती. नेशंस, कुछ नेशन आसपास हैं, जैसे इंडिया और चाइना हो गया, पर बाकी नेशंस जो हैं
ज़्यादा जोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल इन नेशंस ने मिलकर अपना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रखा है। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ताकि वो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स को शेयर कर सकें अमंग इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स के बीच में। कौन से मेंबर्स? ये रहे, ठीक है। इसके बाद और इसके साथ साथ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि इकोनॉमिक लेवल पर आप इंटरफेरेंस करोगे और आपके इंटरनल मैटर्स में या फिर जो आपके इंटरनल अफेयर्स में, उसमें आपका इंटरफेरेंस एक दूसरे के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट इज द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स concluded in Brazil in 2019 chaired by Brazilian president, यानी कि यहाँ पर जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? 2019 में हुई है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। और उसको चेयर किया या फिर जो उसके हेड रहे, मीटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो कौन है? जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो। जाइल बोल्सोनारो। तो ये बेसिकली चेयर्ड बाय और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। बेटा जब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग, अब है ना, हम एक नया टर्म सीखते हैं सबसे पहले। अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं बेटा, हमने क्या देखा है कि नेशंस रीजनल लेवल पर कनेक्टेड हैं या रीजनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट, यानी कि अपनी खुद की इकोनॉमी को या फिर रीजनल इकोनॉमी को, यानी कि जितने भी मेंबर्स का ग्रुप है उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने की या फिर उसे एक्सपैंड करने की, जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेटा एक टर्म आ रहा है, वो है ग्लोबल इकोनॉमी, कि आप इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से अपनी इकोनॉमी को रेस करेंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में आपका एक मेजर या फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट किया जा सके। द मेन फाइंडिंग वॉज दैट ब्रिक कंट्रीज कलेक्टिवली, बेटा यहाँ पर जब हम लोग नोट्स में देखते हैं तो तब तक साउथ अफ्रीका की बात नहीं की गई है, हम लोग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, पर हम इसमें अब इसको जो टर्म है वो ब्रिक्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा वुड प्ले एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अभी जिस भी लेवल पर है, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अभी जिस भी लेवल पर है, आप कोशिश करेंगे कि उसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि आप इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल इकोनॉमी में, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी नेशंस हैं सबकी इकोनॉमी को कंपेयर करते हो, तो उनमें ब्रिक्स के नेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ओके बेटा, यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द मीटिंग्स और द समिट्स। समिट वर्ड हम लोग प्रीवियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग भी पढ़ चुके हैं। जब भी आपके पास समिट वर्ड आता है तो हम उसके लिए ईजी समझने के लिए उसके लिए मीटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ये अलग अलग मीटिंग्स हैं रैंडमली, बिगनिंग की 4 मीटिंग्स और जो लास्ट 2 मीटिंग्स हैं, जो 11th मीटिंग 2019 में और 12th मीटिंग रशिया में जुलाई मंथ 2020 में होने वाली थी, बट इट वाज पोस्टपोन्ड। मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है। रीज़न हम सब जानते हैं, ड्यू टू कोविड-19, और इसका अनाउंसमेंट मई मंथ में ही कर दिया गया था बाय रशिया, दैट की ड्यू टू दिस वायरस और दिस प्रॉब्लम वी आर नॉट गोइंग टू होस्ट एनी समिट एट दिस टाइम। आगे जब सिचुएशन बैलेंस होगी देन दे विल डिसाइड, बट इट विल बी होस्टेड बाय रशिया ओनली। तो आप इसे लर्न कर लीजिए, कौन सी मीटिंग कब हुई, कौन से ईयर में हुई। और हम सब लोग इंडिया को सेंटर में रख के सारे चैप्टर्स देखते हैं, तो इंडिया में 4th समिट को होस्ट किया गया था 2020
12 में, तो आप ये डेटा और ये फैक्ट्स लर्न कर लेंगे बेटा। इसके बाद है बेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। बेटा जब हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, द ब्रिक्स सीक्स टू डीपन, ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई, तीनों वर्ड्स पर ज़रा ध्यान देंगे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी आपके रिमोट से रिमोट एरिया तक जाके डेवलप करें। अपना जो पेरिफेरी है डेवलपमेंट का, आप उसे ब्रॉडन करने की या एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एंड इंटेंसिफाई का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करे, यानी कि बहुत ज़्यादा रैपिड फास्ट हो। तो इधर हमें ये पता चलता है कि ब्रिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि वो नेशंस अपनी इकोनॉमीज़ को डीपन करें, ब्रॉडन करें, इंटेंसिफाई करने की कोशिश करें। कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग, जो आपके मेंबर नेशंस हैं, अमंग द इंडिविजुअल कंट्रीज़, और वो ये कोशिश करते हैं कि हर एक मेंबर नेशन, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सभी इंडिविजुअल लेवल पर भी और इकोनॉमी का डेवलपमेंट या हर एस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट की हम आगे भी बात करेंगे, वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर करता हुआ चले, इक्विटेबल हो। ऐसा ना हो कि भैया एक इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और दूसरे नेशन की इकॉनमी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए आप म्यूचुअल बेनिफिट्स की भी बात करोगे, यानी कि एक का फ़ायदा है तो दूसरे का भी फ़ायदा, ऐसा ना हो कि एक का फ़ायदा करते करते दूसरा का नुकसान हो जाए। तो हर एक नेशन अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरे के फ़ायदे के बारे में भी बात करेगा। नेक्स्ट बेटा जब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन ईच मेंबर्स ग्रोथ। ब्रिक्स क्या करते हैं, ये 5 मेंबर नेशंस का जो ग्रुप है, व्हाट दे यूज टू डू, वो हर एक मेंबर को कंसीडर करते हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, वहाँ की जो पॉवर्टी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, एंड टू इंश्योर रिलेशंस आर बिल्ड on the respective country's economic strength and to avoid the competition where possible, यानी कि आप अपने मेंबर नेशंस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपस में जो कंपटीशन है जितना अवॉइड किया जा सके आप उसे अवॉइड करेंगे, ताकि एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए म्यूचुअली आप बेनिफिट्स की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है, ब्रिक्स इज एमर्जिंग एज अ न्यू एंड प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटाइटी। एंटाइटी का मतलब होता है बेसिकली बेटा एक डोमिनेंस, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग एस्पेक्ट में काम कर रहा है। वो ये कह रहे हैं ब्रिक्स आर एमर्जिंग एज अ न्यू एंड प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटाइटी विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप हो रहा है जिसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डाइवर्स हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर में, एंड फार बियॉन्ड दी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो लास्ट टॉपिक्स में ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़े हैं कि भैया हमें ग्लोबल लेवल पर, और मतलब नॉर्मली हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि अपनी इकोनॉमी, रीजनल लेवल की इकोनॉमी को ग्रो करें, कुछ ऐसा। एंड जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव की वो आगे जाने की बात करते हैं, एंड रिफॉर्मिंग दी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर आपका IMF, सॉरी थर्ड है हमारे पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप कहीं ना कहीं इनके अंदर भी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग आगे एक पॉइंट्स में देखेंगे कि जिस तरह से ये तीनों इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट USA के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, फिर USA के डोमिनेंस में रहते हैं, EU के डेवलपमेंट में काम करते हैं, फिर EU के डोमिनेंस में रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस या इन सभी इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स को भी कहीं ना कहीं हम रिफॉर्म करें।
आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही नहीं काम कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे पास मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने आप को रिफॉर्म करें और सभी मेंबर नेशंस की या दुनिया में जितने भी मेंबर नेशंस हैं उन सब की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आप काम करो और उनको या उनके बेनिफिट्स दो, म्यूचुअली चीज़ों को एडजस्ट किया जा सके और कहीं ना कहीं आप अपने जिस ऑब्जेक्टिव से अपने आप को शुरू आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को किया है, एट प्रेजेंट अगर आपको उन ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड जाना पड़ता है और उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं तो आप उनको चेंजेस लेकर आए। नेक्स्ट हम लोग बेसिकली बात करते हैं बेटा कि हमने अब तक ईयू के बारे में बात की है, हमने ईयू की इम्पोर्टेंस देखी कि भैया ईयू यूएसए के अगेंस्ट एक नया सेंटर है जो कि हेल्प करता है उसको इकोनॉमिकली चैलेंज करता है। सेम हमने बेटा आसियान के बारे में बात की, ठीक है, हमने सार्क के बारे में बहुत ब्रीफली डिस्कशन किया है पर हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में से दोबारा देखेंगे। तो हमने अलग अलग तरह से इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश की, दैट हाउ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पोर्टेंट एज अ अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन और एज अ अल्टरनेटिव फॉर, अल्टरनेटिव किसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं हम लोग, यूनिपोलैरिटी का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो यूएसए का डोमिनेंस है या जो यूएसए की जो यूनिपोलैरिटी है आप उसके अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव ढूंढें या फिर आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसके बियॉन्ड जाकर आप एक अलग ऑब्जेक्टिव के साथ इस इंटरनेशनल यूनिपोलैरिटी वाली जो इकोनॉमी है इसे आप चेंज करने की या फिर इसको चैलेंज करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और हम लोग ये मानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पास ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं तो और हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेकेंड, हमारे पास एक ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम 5 नेशंस का ग्रुप कह रहे हैं और जितना ईयू, जितना आसियान या जितना सार्क इम्पोर्टेंट है उतना ही ये ब्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, अलग एम्स की वजह से इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है और एक न्यू सेंटर ऑफ पावर हमारे सामने आता है और ये पता चलता है कि दैट दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और दिस टीम of 5 nations is as important and as working against or working against the unipolarity of whom, USA। तो हम उसकी पहले इम्पोर्टेंस अगर उसकी समझ जाएंगे तो शायद हमें उसके यूनिपोलैरिटी वो किस किस तरह से चैलेंज कर रहा है हम वो समझ जाएंगे। तो हम उसकी एक बार इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हमारे पास बेटा पहली इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रिक आर बोथ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द लार्जेस्ट एमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमीज़। यानी कि इसके जो मेंबर नेशंस हैं, चाहे बेटा पॉपुलेशन की बात करें, लैंड की बात करें या एरिया की बात करें, तो ब्रिक्स के जो मेंबर नेशंस हैं वो अपनी मार्केट की वजह से या अपना जो एक पेस ऑफ ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट के बाद के टाइम पीरियड पर जो उन्होंने अपना ग्रोथ का एक रेट रखा है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से आते हैं। तो आज़ादी के बाद से ही आफ्टर सिंस देयर इंडिपेंडेंस देयर इकोनॉमीज़ आर लाइक ग्रोइंग एंड दे आर वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। देन तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट बड़ी मार्केट है सामान को बेचने और ख़रीदने के लिए और उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो एट प्रेजेंट लार्ज इकोनॉमीज़ की तरह एमर्ज हो रही हैं ग्लोबली, ना कि सिर्फ अपने पर्टिकुलर रीजन में, ना ही सिर्फ अपने कॉन्टिनेंट में, ग्लोबल लेवल पर वो एमर्ज हो रही हैं। इसके साथ सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है दे अकाउंट फॉर मोस्ट 3 बिलियन पीपल, यानी कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड पॉपुलेशन का कम से कम हाफ पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है और दुनिया के जो
दो हाईएस्ट पॉपुलेटेड नेशंस हैं, इंडिया है, चाइना है, तो ये दोनों रीजन्स इस टीम का मेंबर हैं। और लार्ज पॉपुलेशन इज इक्वल टू ह्यूमन रिसोर्सेज और अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और हमारे पास ये लार्ज पॉपुलेशन एक बर्डन की तरह नहीं देखते, ना ही चाइना देख रहा है, ना ही इंडिया देख रहा है। और वो क्या करते हैं, उस लार्ज पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स की तरह या फिर एक लेबर्स की तरह वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि आप ह्यूमंस को सिर्फ एज अ बर्डन की तरह ना देखें, एक इकोनॉमी में यूज़ होने वाले एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह आप उसे यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है बेटा, इन रीसेंट टाइम ब्रिक्स हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ। यानी कि जब हम लोग बेटा नेशनल लेवल पर या नेशन का जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं तो सेम उसी तरीके से वर्ल्ड जीडीपी भी निकाला जाता है। तो वर्ल्ड जीडीपी में भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन और एक लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ब्रिक्स का। इसके अलावा बेटा अब हम एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात करते हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर है। अकॉर्डिंग टू द वेरियस इकोनॉमिस्ट projections, it is only a matter of time before China becomes the biggest economies in the world। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग बाकी कुछ इकोनॉमीज़ की रिसर्चेस पर बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वो टाइम दूर नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग कमिंग फ्यूचर की बात करें तो वी आर सिटिंग इन 2020 एंड ये चीज़ें बेटा हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे चाइना के रिगार्डिंग दैट कि चाइना ये टारगेट देता है अपने इकोनॉमीज़ के लिए या फिर एक ईयर प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने कि 2050 तक आते आते मैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में काउंट होने वाले देशों में से एक हूँ। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट लेवल पर ग्रो कर रहे हैं, मेरी पॉपुलेशन को मैं ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज़ करता हूँ और जिस स्पीड से या जिस प्लानिंग की तरह चाइना ने ग्रो करना स्टार्ट किया है तो वो एक अलग एस्पेक्ट से सामने आया है। एक वो नेशन जो कि लेट 1940s में इंडिपेंडेंट हुआ, उसने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की टू डेवलप द इकोनॉमी और उस डेवलपमेंट का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि वो आज के टाइम पीरियड पर एक एमर्जिंग नेशन की तरह या फिर आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में या फिर बिगेस्ट इकोनॉमी में काउंट होने वाले नेशंस में से एक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी नेशंस आपस में मिलकर एक दूसरे की इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और बिग चाइना का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका को भी बेनिफिट देगा। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 5 में, इट वॉज फॉर्म टू सपोर्ट द वर्ल्ड्स upcoming superpowers. South Africa was the newest country to enter in it. On the world stage, many of the European countries, यहाँ पर से ध्यान से सुनेंगे प्लीज, many of the European economies or the European countries and the US is a developed and held most of the stakes in the World Bank, IMF, so sometimes create problem फॉर दीज कंट्रीज़। अब बेटा प्रॉब्लम हमें क्या आती है, हम लोग स्टार्टिंग से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास कोल्ड वॉर ख़त्म होने के टाइम पीरियड के बाद से एक यूनिपोलैरिटी का टाइम पीरियड हम लोग फेस कर रहे हैं। और हम सब लोगों ने ये भी देखा है कि जो डेवलप्ड नेशंस में जब नेशंस काउंट होते हैं बेटा, हम लोग जब इकोनॉमीज़ की बात करते हैं ना तो हम नेशंस को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो जो कि डेवलप्ड हैं, एक वो जो कि डेवलपिंग है और दूसरे वो जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो जब हम लोग उन नेशंस की बात करते हैं जो कि डेवलप्ड हैं, वो डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं कि उन नेशंस को जो कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है वो कहीं ना कुछ ऐसा पॉलिटिकल प्लानिंग करते हैं या फिर ऐसे डिप्लोमेटिक प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस पेरिफेरी से या डेवलपिंग कंट्रीज़ की पेरिफेरी से बाहर ना आ सके। और यही चीज़ है कि चाइना
इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बट स्टिल चाइना इज डेवलपिंग कंट्री, या कुछ नेशंस जो ग्रो करते भी हैं तो वो यूएसए या यूरोपियन नेशंस का डेफिनेशन में क्या रहता है कि अगर हम डेवलप्ड हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादातर हमारे पास रहना चाहिए, और वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, it was formed it was formed to support the world's upcoming सुपर पावर्स, यानी कि अपकमिंग सुपर पावर्स, जो कि हम उन सुपर पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हमने कोल्ड वॉर में पढ़ी, हम उन सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं यूएसए को इस यूनिपोलैरिटी में चैलेंज करेगी। ठीक है, जैसे कि उसमें हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, या फिर हम उन नेशंस की बात कर रहे हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, और साउथ अफ्रीका इसमें एक नया मेंबर है जो कि उन अपकमिंग सुपर पावर्स या अपकमिंग चैलेंजिंग नेशंस में से एक है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि वॉज द न्यूएस्ट कंट्री टू एंटर इन दिस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हम लोग जब वर्ल्ड स्टेज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, ऑन द वर्ल्ड स्टेज मैनी ऑफ यूरोपियन इकोनॉमीज, जब हम लोग ईयू की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूएस इज द डेवलप्ड कंट्रीज एंड हेल्ड मोस्ट ऑफ द स्टेक इन, और मोस्ट ऑफ द स्टेक का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का, और यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ड भी मैं और ऐड कर देती हूँ। ये तीनों नेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपना निकालने की कोशिश करते हैं कि उन नेशंस को, बाकी जो नेशंस हैं उनको बेनिफिट कम मिले और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले, ताकि हम जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की डेफिनेशन हमारे साथ लेके चलते हैं वो डेफिनेशन में सिर्फ हम ही रहें। क्योंकि अगर ये डेवलप्ड नेशन में और नेशंस आने ऐड हो जाएंगे तो शायद उनकी जो सुपरियॉरिटी है, उनका जो एक टाइटल है, शायद वो उनको दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन द कमिंग फ्यूचर या आगे आने वाले टाइम पीरियड में उनकी इकोनॉमीज़ वीक होती चली जाए और जो न्यू नेशंस एमर्ज हो रहे हैं उनकी इकोनॉमीज़ और ज़्यादा ग्रो करे और वो उनको पीछे छोड़ दे, तो दे आर क्वाइट अफ्रेड। देन सो समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दीज कंट्रीज। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भी हम लोग वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, तो जब वहाँ से बेनिफिट लेने की बात आती है तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। जब बात आती है यूएसए की, ईयू के नेशंस की या फिर यूरोपियन नेशंस की, तो वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इनको फेवर करने वाली होती हैं हमेशा। और अगर यहाँ से कोई लोन लेना चाहे या कोई ट्रेड के एग्रीमेंट साइन करना चाहे या कुछ और अपने पॉलिसीज़ बनाना चाहें, तो वो जो भी पॉलिसीज़ होंगी ऑटोमेटिकली दे विल फेवर दीज नेशंस और स्पेशली यूएसए। ठीक है, ताकि पॉलिसी कोई भी एक्सेप्ट करे, चाहे इंडिया एक्सेप्ट करे, चाहे चाइना एक्सेप्ट करे या फिर कोई और नेशन एक्सेप्ट करे, बेनिफिट किसका होना चाहिए, यूएसए का होना चाहिए इन द एंड। तो यहाँ पर इन नेशंस को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। आफ्टर दिस इन द 6th पॉइंट, इन द ब्रिक्स क्रिएटेड अ बैंक टू गिव लोन्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज बैंक का नाम याद रखेंगे। इन द ब्रिक्स क्रिएटेड अ बैंक टू गिव लोन्स एंड एवरी नेशन। जैसे कि बेटा हम लोग जब बात करते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर, ये जो वर्ल्ड बैंक का नाम हमने यहाँ पे सुना, तो इसका काम है लोन देने का बाकी नेशंस को। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि भैया अगर वर्ल्ड बैंक के साथ हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो इन नेशंस ने मिलकर अपना ही एक म्यूचुअल सेटअप किया है और एक न्यू बैंक बनाया है जिसका नाम है द न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशन ओनली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये उसको रिप्लेस कर रहा है, बस ये है कि रीजनल लेवल पर हम 5 देशों के लिए उन्होंने छोटा सा बैंक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट्स ट्रेडिंग। द ब्रिक्स ग्रुप ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। वो कोशिश करते हैं, यहाँ पर जब बेटा मैं रशिया की बात करती हूँ
या फिर जब मैं बिग इकोनॉमीज़ की बात करती हूँ, चाइना की बात करती हूँ, या फिर जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, तो ये नेशंस कोशिश करते हैं कि भैया ये जो साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं, या फिर जो ब्राज़ील है, या फिर कोई और नेशन जो कि डेवलप करना चाह रहा है, तो वो उनकी भी हेल्प करें, और कोशिश करते हैं कि हमारी इकोनॉमीज़ का जो बेनिफिट है, जो हम लोग थोड़ा बहुत डेवलप्ड की कैटेगरी में जाने ही वाले हैं, वी आर मतलब नियर फ्यूचर में हम लोग जा सकते हैं, तो उसका फ़ायदा बाकी नेशंस को भी हमसे मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू प्रमोट अ फेयर ऑर्डर रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, क्योंकि ना बेटा जब भी हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो उनकी ना अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करता क्या है बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी नेशंस के बीच में जो टैरिफ्स या फिर टैक्सेस का नेगोशिएशन किया जाता है, वो नेगोशिएशन करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ सजेशंस या फिर मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, ताकि आप टैरिफ्स या टैक्स को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो हम लोग कहीं ना एग्रीकल्चरली एडवांस हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी का जो मेजर सेक्टर है, हम प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। हमने पढ़ा है ना, इकोनॉमीज़ में 3 सेक्टर्स होते हैं, तो जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो हम लोग उस एस्पेक्ट में ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो व्हाट दे आर प्लानिंग कि कहीं ना कहीं हम लोग बेनिफिट्स ले सकें एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो बेनिफिट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से मिलेंगे। ठीक है, और वो किस एस्पेक्ट में मिलेंगे, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट में मिलेंगे। तो ये बेनिफिट को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन गेटिंग दिस। नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट, दे आर अटेम्प्टिंग टू प्रमोट लिबरलाइजेशन। बेटा लिबरलाइजेशन टर्म न्यू नहीं है आपके लिए, पुराना टर्म है लिबरलाइजेशन। जब आप अपने इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट को लिबरलाइज करने की, या फिर आप आसान शब्दों में कहते हैं कि आप मार्केट को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये ओपन करने का क्या मतलब है कि मेरी मार्केट का सामान दूसरे देश में जाके बिकेगा, दूसरी मार्केट में बिकेगा, और दूसरी देश की मार्केट का सामान हमारे देश में आकर बिकना शुरू होगा। तो ये आसान शब्दों में है। ठीक है, पर हम इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, लिबरलाइजेशन। दे आर अटेम्प्टिंग टू प्रमोट द लिबरलाइजेशन, किस एस्पेक्ट में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में बेसिकली, क्योंकि हम लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। दे आर अटेम्प्टिंग टू प्रमोट द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टू डिमिनिश एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो सब्सिडीज़ अमेरिकन गवर्नमेंट देती है बाकी नेशंस को या फिर यूरोपियन नेशंस को, वो कम करवाई जा सके, ताकि अगर ये सब्सिडीज़ कम होंगी, ये जो बेनिफिट्स कम होंगे, तो जो बाकी नेशंस हैं जहाँ पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उनका सामान मार्केट में आके बिकना शुरू होगा अगर वो सब्सिडीज़ कम होंगी। तो उन सब्सिडीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के अंदर ब्रिक्स जैसे नेशन जो हैं लिबरलाइज करवाएं अपनी दूसरी इकोनॉमीज़ को, और वहाँ पर जाके अपना सामान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाकर वहाँ पर सेल आउट करें। देन 9th point says the BRICS group will also play an increasingly important role in assisting developing countries, ब्रिक्स के अलावा भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी, in gaining an advantage in trade and climate change negotiations, as well as on the issues related to the export of manufacturing products। बेटा क्लाइमेट चेंज एक नया टॉपिक है। जब हम लोग आजकल है ना, प्रॉब्लम क्या है कि नेशंस डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर कहीं ना नाउ दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट। तो वो कोशिश करते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे, या फिर ओजोन लेयर में जो होल है उसके रिगार्डिंग ये डेवलपमेंट भी करें और एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म भी ना पहुँचे। तो ब्रिक्स अपने लेवल पर, और वो नेशंस जो कि डेवलपिंग नेशंस में आते हैं, वो कुछ इस तरह से डेवलपमेंट करें कि जो
एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक नया प्रॉब्लम है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, जो फिर आप एडवांस नेशंस की बात करते हो, उससे आप कंपेयर नहीं कर पाते कई बार अपने प्रोडक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिक्स उन डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करता है ताकि ट्रेड में एडवांटेजेस मिल सकें उनको, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे वो लोग नेगोशिएट कर सकें, और कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मशीनरी है या कोई और चीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग वो एक दूसरे की हेल्प कर सके म्यूचुअल लेवल पर। और बेटा लास्ट जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने शुरुआत में, ये एक है ना ऐसा पॉइंट है जो कि अब तक हम लोगों ने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग नहीं पढ़ा है, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तक हम लोग ब्रिक्स की बात कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ को सॉफ्टन करने की कोशिश करवाते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी उसका फ़ायदा मिल सके। और 10th पॉइंट में हमें वो ये कहते हैं दैट द ब्रिक्स आर ऑल्सो formed an information sharing and exchange platform that extends beyond the economic cooperation, यानी कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे सेक्टर्स में अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे जो कि इकोनॉमी से बहुत बियॉन्ड है, यानी कि इकोनॉमी के अलावा भी, जैसे कि एजुकेशन, कल्चर, एनवायरमेंटल एंगेजमेंट। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा डीप में जाके बात नहीं करते, बट जो ब्रिक्स है वो इस टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। दे आर मोर कंसर्न अबाउट द जो पॉपुलेशन की जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो, एजुकेशन रेट को इंक्रीज़ किया जा सके, कल्चरल एडवांसमेंट हो, और एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम चल रही है डिग्रेडेशन में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के साथ साथ रिलेट किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सके, ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में, कि आप इस तरह से अपनी इकोनॉमी को डेवलप करो कि आपका जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट को कम हार्म करे और आपकी इकोनॉमी भी ग्रो होती रहे, तो जो लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमीज़ काम कर रही हैं। तो हम बेटा ब्रिक्स के साथ हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक को एंड करते हैं, और हम लोग बेसिकली बेटा इन सभी टॉपिक्स में हमने क्या समझने की कोशिश की है कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हमारे पास आते हैं। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईयू है, आसियान है, सार्क है और ब्रिक्स है, जो कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर की तरह, यूनिपोलैरिटी के चैलेंज की तरह हमारे सामने हैं। नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं बेटा बेसिकली रिलेट करेंगे कि ये जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ही काम नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट नेशंस भी हैं जो कि कहीं ना कहीं किसको चैलेंज करते हैं, यूएसए की यूनिपोलैरिटी को चैलेंज करते हैं। तो अगेन दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ न्यू टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ न्यू टॉपिक, ठीक है, क्योंकि पर कुछ हम लोग पहले पढ़ते थे, चाइना के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते थे, तो हम लोग बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नेशंस के बारे में बात करेंगे एज अ चैलेंज।